हेलो फ्रेंड्स, हम लोग इस चैप्टर में बात कर रहे हैं ट्रांजैक्शंस को कैसे नोट डाउन किया जाता है, कैसे लिखा जाता है, कैसा उसकी अकाउंटिंग कैसे होती है, उसका लेखांकन कैसे होता है। और उसी प्रोसेस में हम लोगों ने देखा था कि जर्नल को हम लोग कुछ सब बुक्स में डिवाइड कर देते हैं, जिसमें से पहली आती है कैश बुक, रोकड़ बही। अब रोकड़ बही में ही कुछ कुछ सब टॉपिक्स हम लोग देखते गए। पहले एक स्तंभीय देखा, फिर द्विस्तंभीय देखा, उसके बाद से पेटी कैश बुक यानी कि खुदरा रोकड़ बही भी देखा। और अब देखते हैं कि इसको बैलेंस कैसे किया जाता है। बहुत ही आसान है। हम लोग एक तरह से थोड़ा देख भी चुके हैं इसको, लेकिन अब व्यवस्थित तरह से इसी टॉपिक को पढ़ लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले बात आती है कि जो भी प्राप्तियां होती हैं हमारी कैश बुक में, वो हमारी होती है डेबिट साइड पर। ठीक, क्योंकि कैश बुक एक तरह से आप ये समझिए कि एक तरह का उसको एसेट ही मान सकते हैं। क्योंकि जितना कैश बुक में बैलेंस है वो कंपनी के लिए या व्यवसाय के लिए या किसी भी इकाई के लिए क्या हो गया, उसकी परिसंपत्तियां एक तरह से बढ़ गई हैं। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, तो जो भी प्राप्तियां होती हैं उनको हम डेबिट करते हैं, और जो भुगतान हो रहा होता है उससे कैश बुक में वैल्यू कम होती जाती है, इसलिए हम उसको क्रेडिट कर देते हैं। और ये तो पता ही है, दाईं ओर को ही क्रेडिट साइड बोलते हैं, तो इसमें कोई अंतर ही नहीं है। दाईं ओर जमा या क्रेडिट एक ही बात है ना। और ऐसे ही बाईं ओर नाम या डेबिट एक ही बात है। अच्छा, अब ये समझिए कि हमेशा जो भी हमारी कैश बुक होती है ना, उसमें डेबिट बैलेंस ही रहता है, क्रेडिट बैलेंस नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि कैश बुक में हमारी रोकड़ बही में स्टार्टिंग में क्या था, स्टार्टिंग में हमारे पास होता है कि प्रारंभिक हस्तस्थ रोकड़, हम लोग हिंदी में बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैश एट हैंड, जो स्टार्टिंग में था, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रारंभिक हस्तस्थ रोकड़, या फिर कैश एट हैंड जो स्टार्टिंग में था। और उसको छोड़ करके फिर आपको प्राप्तियां मिलती हैं। तो जो स्टार्टिंग में आपके पास पैसे थे और आपको जो मिल गया, ये जो टोटल होता है वो भुगतान से ज्यादा ही रहता है ना। तो ये अगर हमेशा ज्यादा रहेगा, इसका मतलब क्या हुआ? ये किस साइड पर आता है? ये आता है डेबिट साइड पर। तो डेबिट ही ज्यादा रहेगा, और डेबिट ही ज्यादा रहेगा, इसका मतलब क्या हो गया कि हमेशा जो बैलेंस आपको दिखेगा, बैलेंस क्या होता है? डेबिट और क्रेडिट को हम बैलेंस करते हैं, तो जो ज्यादा होता है वो बच जाता है। तो डेबिट साइड पर ही हमारा क्या रहेगा, जो बैलेंस रहेगा वो डेबिट साइड पर रहेगा। ठीक, और जो बैलेंसिंग एंट्री होती है वो क्रेडिट साइड पर हम लोग लिख करके फिर उसको ही नेक्स्ट टाइम पीरियड से आगे कंटिन्यू कर देते हैं। उदाहरण देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। अच्छा, अब ये समझिए कि हम लोग जो भी एंट्रीज कर रहे होते हैं उसके लिए हमें सोर्स डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ती है। हम लोगों ने पिछले चैप्टर में पढ़ा था। अब सोर्स डॉक्यूमेंट में अगर आपका रिसीट साइड पर है, तो रिसीट क्या होती है आपकी? आपने कुछ बेचा, आपको पैसे मिले। तो जब आपको पैसे मिले, आपने कुछ बेचा था तो आपको पैसे मिले, ठीक। तो उस बेचने की रसीद आपके यहां पर जो भी कैशियर था उसने बना करके किसी को दे दी। अब उसी रसीद की कॉपी यहां पर सोर्स डॉक्यूमेंट की तरह यूज हो जाती है। ऐसे ही किसी भी तरह से आपको पैसा मिलता है, किसी को कुछ बकाया था उधार, उसने दिया तब भी आपने रसीद दी, आपने मतलब कैशियर ने। तो उस कैशियर के द्वारा बनाई गई रसीद को, उस रिसीट को, उसी की एक कॉपी को हम लोग क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं कि हमारा स्रोत प्रलेख है, सोर्स डॉक्यूमेंट है, किस जो हम लोग को प्राप्तियों के लिए लिखना है। अच्छा, रसीद की अनुलिपि, अनुलिपि का मतलब होता है कॉपी, ठीक है, उसी की एक कॉपी हम लोग यूज कर लेते हैं। अच्छा, अब देखिए, भुगतान अगर आपने किया, पेमेंट किया, तो पेमेंट आप कब करते हो? आप कुछ खरीदते हो तो कई तरह से हो सकता है पेमेंट। मान लीजिए खरीदने पर भी होगा, तो खरीदा आपने तो आपने या तो इनवॉइस लिया, जिसको हम लोग बीजक बोल देते हैं हिंदी में। ऐसे ही आपने कुछ किसी और से कुछ खरीदा, तो उसमें आपको कभी कभी बिल भी मिलता है, तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं? बिल प्रपत्र को हम लोग रसीद प्रपत्र बोल देते हैं, बिल रिसीट को। तो ऐसे ही जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, हम लोगों ने ये भी लास्ट चैप्टर में पढ़ा हुआ था कि सोर्स डॉक्यूमेंट्स बहुत तरह के हो सकते हैं। तो भुगतान आप तब करोगे जब आपने कुछ पैसे दिए, किसी का किराया दिया, कोई टेलीफोन का बिल दिया, कुछ भी दिया, वो सारी चीजें मिलाकर के क्या आ जाएंगी हमारे भुगतान में। और इन सभी को हम लोग मिलाकर के क्या बोल देते हैं? वाउचर्स या प्रमाणक, ठीक। अच्छा, तो ये हमारे सोर्स डॉक्यूमेंट्स हो जाएंगे। अब एक बात समझिए कि खाता बही में, ये भी हम लोगों को पता ही था पहले भी, कि जब भी हम लोग कैश बुक मेंटेन करते हैं ना, तो रोजनामचा का तो हिस्सा ही है, जर्नल का तो हिस्सा ही है। तो जर्नल में अलग से फिर कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, जर्नल, क्योंकि जर्नल को ही हम लोगों ने तोड़ दिया, तो जर्नल का ही एक हिस्सा कैश बुक है। अब कैश बुक अगर आपके पास है और अगर उसमें भी एक स्तंभी है, तो हम लोग कैश अकाउंट को अलग से लेजर में मेंटेन नहीं करते हैं। क्या नहीं करते हैं? रोकड़ खाते को अलग से मेंटेन नहीं रखते हैं। और अगर डबल कॉलम कैश बुक हो गई, तो उसमें हम लोग बैंक खाते को भी लेजर में नहीं बनाते। ये भी बात हम लोगों ने की थी। अब इसी में एक उदाहरण देखते हैं जहां पर हम लोग बैलेंस करेंगे, साथ में कुछ और इंटरेस्टिंग पॉइंट्स भी हैं, कुछ और इंटरेस्टिंग एंट्रीज भी आएंगी, वो भी आपको समझ में आएंगी कि कब किस एंट्री को किस तरह से एंटर करना है अपनी कैश बुक में। उसके साथ एक उदाहरण देखते हैं, तो आपको ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। चलिए अब देखते हैं, इसमें हमारी एक डबल कॉलम कैश बुक है, उसको हमें बैलेंस करना है, और उसमें सारी ये जो भी एंट्रीज दे रखी है इनको हमें उसमें एंटर करना है, फिर बैलेंस करना है। तो एक एक एंट्री को देखते हैं, समझते हुए चलेंगे। 1 तारीख को हमारा कैश बैलेंस था और बैंक बैलेंस था। सीधे सीधी से बात है, ये क्या हो जाएगा हमारा?
हस्तस्थ रोकड़ बोल देते हैं इसको, बैंकस्थ रोकड़ बोल देते हैं। तो ये जो हमारा बैलेंस है वो हम क्या कर देते हैं, डेबिट साइड पर लिख देंगे स्टार्टिंग में। बिल्कुल ही कुछ भी हमें करने की जरूरत नहीं है, आराम से हम लोगों ने इसको क्या किया, डेबिट कर दिया किस साइड पर, जो हमारा डेबिट साइड पर ही लिख ही दिया इसको 1 तारीख को जा करके। सबसे पहले बैलेंस दिखाते, तो बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड आ गया 1 तारीख को 15,000 और 10,000 का। अच्छा, अब अगली एंट्री में क्या हुआ, पेड इंश्योरेंस प्रीमियम बाई चेक, चेक से दिया है तो क्या करेंगे हम लोग, क्रेडिट कर देंगे बैंक, बस ऐसे लिखते चले जाएंगे। कैश सेल्स है 22,000 रुपए की, तो इसमें आपको पैसा मिला और कैश में मिला तो डेबिट कर दिया आपने कैश अकाउंट को, बस। कैश डिस्काउंट आया आपका 750 रुपए का, ये समझना बहुत जरूरी है। हुआ क्या, आपने 750 रुपए का डिस्काउंट दिया, तो आपने डिस्काउंट दिया तो क्या आपने किसी को पैसे दिए? नहीं। आपको क्या पैसे मिले? नहीं, इसलिए इसको छोड़ देंगे। अच्छा, दूसरी तरह से देखिए, अभी आप जब आगे जाएंगे तो एक 3 कॉलम कैश बुक भी हम लोग पढ़ते हैं, जिसमें हम लोग एक डिस्काउंट के लिए भी कॉलम बना देते हैं और देखते हैं कि हमें कितना डिस्काउंट दिया या हमें कितना डिस्काउंट मिला। अब इसमें कितना डिस्काउंट दिया गया, बट्टा बोलते हैं हम लोग हिंदी में, और कितना हमें मिला, इसके लिए हम लोग अलग से खाते बनाते हैं। तो यहाँ पर खाते को रिप्लेस नहीं करता ये कॉलम, सिर्फ याद ध्यान रखने के लिए कि कौन सी चीजें हुई थी, फिर उनको एक साथ ऐड कर देते हैं किसी भी टाइम पीरियड के एंड पर। तो वो हमें करना नहीं है, यहाँ पर हम इसको क्या करेंगे, कैश डिस्काउंट को छोड़ देंगे, ये समझना जरूरी है। फिर हमने क्या किया, पेमेंट फॉर कैश परचेजेस, तो हमने वो पेमेंट किया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्रेडिट आपका हो जाएगा कैश, क्योंकि आपने पे किया और आपको यहाँ पे 700 रुपए का कैश डिस्काउंट मिला, इसको भी लिखने की जरूरत नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं, 9 अगस्त तक की एंट्रीज देख लेते हैं। पहले तो हम लोगों ने दोनों को डेबिट कर ही दिया था, फिर हम क्या क्रेडिट करेंगे बैंक को। तो हम लोगों ने इंश्योरेंस वाले के लिए 4200 से क्रेडिट किया था, क्रेडिट साइड पे किसको किया था, बैंक को, और साथ में सेल्स साइड पर हम लोगों ने 22,000 रुपए का हमें मिला था कैश और 21,000 का हमने परचेजेस में पे कर दिया था, ये भी हो गया। अब 9 तारीख के बाद जाएंगे तो कैश डिपॉजिटेड इन बैंक, बहुत आसान है। क्या हुआ इसमें, आप समझिए, 9 तारीख को आपने कैश को बैंक में डिपॉजिट कर दिया, तो ये कॉन्ट्रा एंट्री हुआ कि नहीं हुआ? कैश और बैंक दोनों ही कॉलम हमारे पास है, कैश हमारा कम हो गया, बैंक हमारा बढ़ गया, तो बैंक को हम लोग क्या कर देंगे, 15,000 रुपए में बैंक हमारा हो जाएगा डेबिट बैंक कॉलम, और हमारा क्रेडिट हो जाएगा क्या, कैश कॉलम, और ये हमारी है कॉन्ट्रा एंट्री 9 तारीख की। देखिए, आपने बैंक को किया 15,000 से डेबिट और पर्टिकुलर्स में कैश लिखा, यहाँ पे कंफ्यूज मत होना। देखो, कॉलम जो आपका डेबिट हो रहा है वो बैंक ही है और साथ में कैश वाला आपका क्रेडिट हो रहा है, तो यहाँ पे पर्टिकुलर्स में क्या लिखते हैं, उल्टा ही लिखा जाता है। जो चीज उल्टा क्या, जिस अकाउंट की वजह से हो रहा है उसकी वजह से लिखते हैं। तो यहाँ पर अकाउंट मेंटेन करते नहीं हम लोग, ना बैंक मेंटेन करते ना कैश करते, क्यों, क्योंकि डबल कॉलम कैश बुक है। तो ये कॉन्ट्रा एंट्री, तो आपने सी यहाँ पर भी लिखा और यहाँ पर भी सी लिखा। अच्छा, अब अगली एंट्री पे चलते हैं। 10 तारीख को क्या हुआ, टेलीफोन बिल आपने चेक से पे किया, तो सिंपल है, सीधा सीधा ये क्रेडिट कर दोगे आप बैंक को, कुछ नहीं करना है इसमें। विथड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज, अब ये थोड़ा सा समझिए, आपने अपने पर्सनल काम के लिए यूज किया है, ऐसा नहीं कि आपने बैंक से पैसे निकाले और जो आपका कैश अकाउंट था उसमें पैसे बढ़ गए, तो कॉन्ट्रा एंट्री नहीं है ये आपने पर्सनल यूज के लिए किया है, तो इसको हम लोग बोल देते हैं ड्रॉइंग्स, या हिंदी में बोलते हैं आहरण, आहरित किया है आपने, तो ये आपका ड्रॉइंग्स है, इस वजह से क्या हो जाएगा, सिंपल आप क्रेडिट कर दोगे बैंक को। तो हमने इन दोनों एंट्रीज में हमें क्रेडिट करना है। फिर विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज होगा, यहाँ पर फॉर नहीं लिखा हुआ है, तो क्या हो जाएगा, ऑफिस यूज के लिए कर रहे हो, तो ये हमारी कॉन्ट्रा एंट्री बनेगी। इसमें हम 14,500 से क्या कर देंगे, कैश को डेबिट कर देंगे, क्योंकि आपने बैंक से पैसे निकाले हैं, सॉरी, डेबिट करेंगे कैश को और क्रेडिट करेंगे हम लोग इसमें बैंक को। तो हम लोगों ने देखा है कि इन तीनों ही एंट्रीज में 10, 14 और 16 अगस्त की बैंक हमारी क्रेडिट हो रही है, तो ये देख लेते हैं, और एक में कैश हमारा डेबिट हो रहा है। तो 10, 14 और 16 तीनों में ही टेलीफोन, ड्राइंग्स और कैश 2300, 6,000, 14,500 एकदम सही है। जिसमें से लास्ट हमारी कॉन्ट्रा एंट्री थी, तो 14,500 से ही हमारा कैश क्या हो रहा होगा, डेबिट हो जाएगा। तो 14,500 से हमने डेबिट किया और यहाँ पर भी कॉन्ट्रा एंट्री लिखा हुआ है। अच्छा, अब कुछ बच्चे ऐसे भी जो इस बात में भी कंफ्यूज होते हैं कि सर यहाँ पे तो आपने ये बैंक कॉन्ट्रा एंट्री ऊपर लिखा हुआ है, क्या किया हुआ है, ऊपर लिखा हुआ है, और यहाँ पर उसी डेट का जो है वो नीचे लिखा हुआ है, तो ये एक साथ नहीं लिखना चाहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। लास्ट टाइम देखिए 9 तारीख में ऐसा हो रहा था कि दोनों ही एक लाइन में आ गए थे, लेकिन एक लाइन में आना जरूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि आप डेट तो लिख ही रहे हो, आपने यहाँ पर भी 16 लिखा, यहाँ पर भी 16 लिखा हुआ है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि 16 तारीख का ये ट्रांजैक्शन, ये भी 16 तारीख का ट्रांजैक्शन है, तो वो एक साथ एक जगह पर आए, ये जरूरी नहीं, ऊपर और नीचे आ सकता है, लेकिन डेट से आपको कंफर्म हो जाएगा कि हाँ उसी दिन की कॉन्ट्रा एंट्री है। अच्छा, अब समझिए उसके बाद फिर क्या हुआ, 20 तारीख को रिसीव्ड चेक मिली जॉन से इन फुल एंड फाइनल सेटलमेंट एंड डिपॉजिटेड द सेम इन द बैंक। 10,700 रुपए की आपको चेक मिल गई, तो इसमें कुछ नहीं करना, डेबिट कर देना है आपको बैंक को, सिंपल। फिर रिसीव्ड कैश फ्रॉम माइकल, 6,850 का आपको मिला, तो आप डेबिट कर देंगे कैश को।
अब फिर देखिए डिस्काउंट अलाउड, आपने डिस्काउंट दिया, बट्टा दिया, नकद बट्टा दिया कितने का, 150 का, इसको हमें कुछ भी नहीं करना है। तो हम लोगों ने क्या करना है इसमें, क्रेडिट हम लोग ये बैंक को डेबिट कर देना है और एक बार कैश को डेबिट कर देना है। अच्छा, तो बैंक को डेबिट कर रहे हैं हम लोग पहले, तो कितने तारीख को, ये हमारा रहा बैंक, बैंक को हम लोगों ने डेबिट किया 10,700 से और 6,850 से कैश को डेबिट कर दिया। अच्छा, उसके बाद से हमारी अगली एंट्री आती है जिसमें स्टेशनरी को परचेस किया है, तो यानी कि कैश में किया है, तो आप क्या करोगे, कैश को क्रेडिट कर दोगे। कार्ट्रिज पेड इन कैश, ये भी आप कैश को क्रेडिट कर दोगे, एकदम सेम है। चेक रिसीव्ड फ्रॉम कुमार, तो ये कैश वाली दोनों एंट्रीज देख लेते हैं, दोनों में क्या क्या होगा, कैश हम लोगों ने क्रेडिट किया होगा, छोटा छोटा अमाउंट है, कार्ट्रिज वाला और ये स्टेशनरी वाला। अच्छा, अब क्या किया, आगे वाला समझिएगा, चेक रिसीव्ड फ्रॉम कुमार, 25 तारीख को आपको चेक मिल गई, तो क्या करोगे, आप बैंक को डेबिट कर दोगे। अच्छा, आगे देखो, चेक रिसीव्ड फ्रॉम कुमार डिपॉजिटेड इन बैंक 28 तारीख को, तो आप बैंक को डेबिट नहीं करोगे, 25 तारीख को आप उसको कैश मानते हो, क्यों, क्योंकि आप किसी और दिन बैंक में जमा कर रहे हो। तो क्या करोगे आप, इसको सिंपल है, यहां पर आपने इसको डेबिट किया कैश को, फिर आपने यहां पर क्या किया, ये काउंटर एंट्री आपकी बन जाएगी, इसमें आप क्या करोगे, क्रेडिट कर दोगे कैश अकाउंट को या कैश कॉलम को, यहां पर आप डेबिट कर दोगे बैंक को, और यहाँ पे दोनों ही ये क्या हो जाएगी, कॉन्ट्रा एंट्री है। फिर क्या हुआ, चेक डिपॉजिटेड ऑन 28 अगस्त 28 को डिसऑनर्ड एंड रिटर्न टू बाय द बैंक, तो 28 अगस्त को जो चेक थी वो डिसऑनर हो गई, बैंक ने बोला इन्होंने फर्जी चेक दे रखे, इनके पास इतने पैसे नहीं थे, तो ऐसी स्थिति में आप क्या करोगे, आप फिर से बैंक को क्रेडिट कर दोगे, क्योंकि बैंक में जो पैसा आपने डेबिट किया हुआ था वो नहीं आया, तो आपने उसको क्रेडिट कर दिया और पर्टिकुलर्स में आप फिर से कुमार साहब का नाम लिख दोगे। तो ये तीनों जो एक साथ देख लेते हैं, सबसे पहले आपने कैश किया, कैश को आपने कुमार नाम से लिखा और क्या कर दिया, आपने डेबिट कर दिया, फिर आप कॉन्ट्रा एंट्री बनाओगे, ठीक, 28 तारीख को जिसने आपने बैंक को लगाया था 4,500 से, इसको कैश को क्या कर दिया, क्रेडिट, बैंक को आपने डेबिट किया, और इसी दिन आप कैश को क्या कर दोगे, क्रेडिट कर दोगे। ये देखो कैश को हम लोगों ने यहाँ पर क्रेडिट कर दिया। उसके बाद क्या हो रहा है, 31 तारीख को कुमार नाम से फिर से हम लोगों ने बैंक को क्रेडिट कर दिया, क्योंकि कुमार साहब से हमें पैसा नहीं मिला। अब हुआ क्या होगा कि कुमार साहब से हमें पहले पैसे लेने, तो उन्होंने चेक दे दी, तो हमने उनके अकाउंट को क्रेडिट कर दिया था, क्योंकि पहले हम उसको डेबिट मान के चल रहे थे, क्योंकि वो एक तरह से परिसंपत्ति थी, हमें कुमार साहब से पैसे मिलने थे, तो वो हमारे लिए कैश फ्लो था। फिर से वही चीज हो गई, तो फिर से हम कुमार साहब का उतना 4,500 से डेबिट कर देंगे अकाउंट, कि हमें इनसे फिर से पैसे मिलने हैं, ठीक। तो ये भी हमारी एंट्री हो गई। उसके बाद से क्या हुआ, उसके बाद से रेंट को हमने पे किया चेक से, वेजेस भी हमने दी कैश में, और कैश ही दिया पोस्टेज के लिए, तो लास्ट में दोनों में हमारा क्या हो जाएगा, कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा और इस वाले में हमारा बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। तो ये तो हम लोगों ने पहले भी सारी चीज देखी हुई थी। बैंक हमारा एक जगह पर हो रहा है, ठीक है, और उस सॉरी ये तो हमारी बैलेंसिंग एंट्री है, इसको हटा देते हैं। बैंक हमारा हो रहा है रेंट में, एक मिनट, बैंक को हम लोगों ने क्या किया, क्रेडिट किया, जब हम रेंट पे कर रहे हैं, बाकी दोनों हम कैश में पे कर रहे हैं, तो हम दोनों में कैश को ही क्रेडिट किया। क्रेडिट किया मतलब क्रेडिट साइड पर लिख दिया, बस इतनी सी बात है। अब ये जो हमें बैलेंस दिख रहा है ना, ये अभी हम नहीं लिख सकते हैं, हमें देखना पड़ेगा। ऐसे ही हमें यहाँ पर जो बैलेंस दिख रहा है, ये तो इधर होना ही नहीं चाहिए, ये गलती है। कौन सी गलती है, जो मैं इसको अभी ये मार्क कर रहा हूँ, ये गलत लिखा हुआ है, इसको आप ध्यान रखिएगा। अच्छा, अब क्या करते हैं, अब हम बैलेंस कैसे करेंगे ये देखेंगे। तो अभी तक जो कुछ किया हम लोग एक तरह से पहले पढ़ चुके थे, लेकिन कुछ कुछ नई चीजें आई थी, जैसे कैश डिस्काउंट की बात आई थी, उसको समझना, ड्रॉइंग्स को समझना। अब बैलेंस करके हम लोग उसको देख लेते हैं। ओके, तो सबसे पहले समझिए, ये जो लिखा हुआ है ना, ये तो गलत लिखा हुआ है, तो इसको मैं गायब कर दे रहा हूं। अच्छा, ऐसे ही ये जो लिखा हुआ है ये गलत नहीं है शायद, लेकिन इसको हम क्या करेंगे, बैलेंस निकालेंगे, क्योंकि ये बैलेंसिंग एंट्री है, अभी हमें पता नहीं है। तो बैलेंस निकालने के लिए क्या करते हैं, हम दोनों साइड के जो कॉलम्स हैं उनको सबको ऐड करते हैं। तो ऐड करते चलिए, ये कितना लिखा हुआ है, 15,000, 22,000, 14,500 जोड़ेंगे तो 51,500 हो गया, 51,500 में 4,500 जोड़ेंगे 56,000 हो गया, 56,000 में 6,850 जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 62,850। यहाँ पर बैलेंस लिखा हुआ है, सही है। अच्छा, 10,000, 15,000 जोड़े तो 25,000 हो गया, उसमें 10,000 जोड़ दिया तो 35,000 हो गया, 35,000 में आप 4,000 जोड़ोगे तो 39,000 हो गया, 39,000 में 700 और 500 जोड़ दोगे तो 40,200 हो गया। अच्छा, अब यहाँ का भी हम बैलेंस कर लेंगे पहले, पोस्टेज तक का जो भी हमारा हुआ था टोटल कितना हो जाएगा, 21,000 में 15,000 जोड़ोगे तो हो जाएगा 36,000, फिर आपने उसमें 4,500 जोड़ दिया तो कितना हो गया 40,500, फिर आपने 3,000 जोड़ दिया तो 43,500 हो गया, उसमें आपने 1,800 रुपए जोड़ा तो 44,500 और 44,500 प्लस 45,300 हो जाएगा, तो 45,300 में आपने 350 और 220 जोड़ दिया, तो मैंने कितना बोला 45,300 में आपने 350 और 220 यानी कि 570 जोड़ दिया, तो कितना हो जाएगा 45,870 हो गया टोटल। अब 45,870, तो यहाँ पर जो आपका बैलेंस आया वो कितना आया है, वो आपका बैलेंस आया अभी थोड़ी देर के लिए मान लीजिए
थोड़ी देर के लिए क्या मान लीजिए आया ही इतना ही 45,870, लेकिन इधर तो आपका 62,850 था, तो 62,850 में से आप घटा दोगे, जितना आएगा वो आपका यहाँ पर बैलेंस आ जाएगा। कितना आना चाहिए, 0 से 0 गया 0, 15 से 7 गया 8, यहाँ पर 9 बचेगा, 9 में से 17 बचेगा, 17 में से 8 गया बचा 9, और 11 में से 5 गया बचा 6, 16,980 आना चाहिए यहाँ पर। अच्छा, ऐसे ही हम लोग इस तरफ की बैलेंसिंग एंट्री देखेंगे, तो यहाँ पर तो आपका 40,200 है, इस साइड कितना आता है इसको जोड़ लेते हैं, तो इस साइड जोड़ते हैं, 4,200 में 2,300 जोड़ोगे तो हो जाएगा 6,500, उसमें 6,000 जोड़ा तो हो गया आपका 12,500, 12,500 में 14,500 जोड़ोगे तो हो जाएगा आपका 27,000, 27,000 में आपने 4,500 जोड़ा तो 31,500 और 4,000 जोड़ दिया तो आपको हो जाएगा 35,500। तो आपका फिर से आ गया 35,500, इसका मतलब इस बार फिर से क्रेडिट साइड पर कम है, तो 40,200 में से 35,500 आप घटाओगे तो आपको मिलेगा 4,700, तो यहाँ पर 4,700 आना चाहिए। अब हम लोग इसी को देख लेते हैं, इतना ही लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है, ये क्या मैंने गाया, देखिए 4,700 आपका आ गया, यानी कि हम लोगों ने सारी कैलकुलेशन ठीक की, कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं है, दोनों तरफ से मैच हो गया। अब ये जो आपका आया ना, ये बैलेंस क्या आया, ये आया कि भाई आपका डेबिट ज्यादा था, क्रेडिट कम था, तो आपने ये बैलेंसिंग एंट्री की है। अब ये बैलेंसेस हमारे अगले टाइम पीरियड में, जो हमारा अगला टाइम पीरियड अगस्त का सितंबर का आ रहा होगा, तो 1 सितंबर को हमारा कैश और हमारा बैंक, उस कॉलम में हमारा ये अमाउंट डेबिट होगा जाकर के, तो 16,900 ही यहाँ पे जाकर के डेबिट हो गया, और 4,700 जो था वो यहाँ पे जाकर के डेबिट हो गया। कब, जब हम लोग सितंबर 1 की बात कर रहे हैं। तो इस उदाहरण से आपको सारी चीजें ठीक से समझ में आई होंगी। बैलेंस करना बहुत ही आसान होता है, जो हम लोग पहले भी एक तरह से देख चुके हैं, लेकिन कुछ कुछ एंट्रीज थी जो आपको शायद थोड़ा सा नया दिखाओ। तो कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए। मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, और बाकी लोगों के साथ शेयर करिए। पसंद आया वीडियो तो लाइक करिए। मिलते हैं। इस वीडियो के प्रायोजक हैं आप, और अगर आप ऐसे ही और वीडियोस बनाने में हमारी मदद करना चाहते हैं तो पैट्रियन पर जाकर या फिर स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को स्कैन कर अपना योगदान जरूर दें।